हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप बीए पार्ट 3 को पेपर सेकंड में राजस्थान में कृषि इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, आप लोग सब जानते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था अभी तक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अभी भी लगभग 30% है और करीब हमारी राज्य की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि की भूमिका को हम निम्न हेडिंग्स के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन का प्रमुख स्रोत कृषि है। हमारी आय का एक बड़ा भाग हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। जहां 1960-61 में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से राज्य की सकल घरेलू आय का लगभग 57% भाग मिलता था, वो अब घटकर 28-29% हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुल उत्पादन में कृषि का भाग महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए, राजस्थान राज्य की लगभग 70% जनसंख्या का जीविकोपार्जन अर्थात जीविका का आधार अभी भी कृषि है। अर्थात कृषि पर अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या आश्रित है, अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से ही करती है। इसी भांति रोजगार का प्रमुख स्रोत भी कृषि एवं पशुपालन ही है। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति का जो प्रमुख सोर्स है वो कृषि ही है। कृषि आधारित जो भी उद्योग है उनका विकास कृषि पर ही निर्भर करता है। राज्य सरकार की आय भी कृषि उपज कर से काफ़ी रूप में प्राप्त होती है। भूमि से लगान प्राप्त होता है, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए भी वसूली की जाती है। अतः सरकारी आय का प्रमुख सोर्स भी कृषि है। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता। राजस्थान में कृषि लोगों की खाद्यान्नों की पूर्ति करता है। खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1950-51 में 29 लाख टन था, वो बढ़कर अब करीब 200 लाख टन पहुंच गया है। यही नहीं, हमारा राज्य राजस्थान दूसरे राज्यों को खाद्यान्नों का निर्यात भी करता है। परिवहन, व्यापार एवं संचार में भी कृषि का महत्व है, क्योंकि कृषि पदार्थों को इधर से उधर ले जाने के लिए परिवहन और संचार साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो कृषि के कारण इन सभी क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार मिलता है। उद्योगों की समृद्धि कृषि की समृद्धि पर ही निर्भर है, क्योंकि किसानों को जो भी उपकरण, यंत्र, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद और अनेक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति इससे होती है, उद्योगों के माध्यम से ही होती है। जब उद्योगों के इन पदार्थों की मांग बढ़ती है तो उद्योगों का भी विकास होता है। दूसरी तरफ उद्योगों को जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है वो कृषि से प्राप्त होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कृषि और उद्योग इनकी समृद्धि एक दूसरे पर आश्रित है। इसी के साथ सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी कृषि का कम नहीं है। कृषकों की बहुमत होने के कारण उनका राजनीतिक कद भी बढ़ गया है, क्योंकि वोट की राजनीति में उनका महत्व काफ़ी है। इसलिए सभी राजनीतिक दल किसानों की अनुकूल नीतियों को बनाते हैं और उनके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि इससे वोट बैंक को खतरा रहता है। तो इस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कृषि का महत्व काफ़ी है। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का विकास भी कृषि पर ही निर्भर करता है। हम लोग जानते हैं कि किसानों को बैंकों से ही ऋण आदि प्राप्त होता है और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग शाखाओं का विस्तार हुआ है और बीमा व्यवसाय भी कृषि की समृद्धि के साथ साथ ही पनपता है, क्योंकि किसानों में जीवन बीमा और पशु बीमा काफ़ी प्रचलित है।
और फसल बीमा भी आजकल महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से बैंकिंग व बीमा क्षेत्र के विकास में भी कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। तो मैंने आप लोग को कुछ हेडिंग्स बताए जिसके तहत हमने ये चर्चा की कि किस प्रकार से कृषि है वो हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप हम लोग देख रहे हैं राजस्थान में भूमि का उपयोग कि किस प्रकार से भूमि का उपयोग कृषि में कैसे कैसे किया जाता है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। राजस्थान में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 3.426 करोड़ है और शुद्ध कृषि क्षेत्र जो 1951-52 में केवल 27% था, वो बढ़कर अब 48.9% हो गया है। इसका मतलब ये है कि लगभग हमारा आधा भाग शुद्ध कृषि क्षेत्र है। योजना काल में नई भूमि पर भी खेती का काफी विस्तार हुआ है और एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र जो 1951-52 में केवल 4.4 लाख हेक्टेयर था, वो बढ़कर 2006-07 में 47.7 लाख हेक्टेयर हो गया और करीब अब ये 52 लाख हेक्टेयर हो गया है। यही नहीं, हमारे यहाँ गहन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का भी काफ़ी विकास हो रहा है। गहन कृषि से मतलब ये है कि कृषि में यंत्रों का, मशीनों का, इन सब का उपयोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही वनों का क्षेत्रफल केवल 8% है, जो कि अपेक्षित क्षेत्रफल से काफ़ी कम है। इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, तभी राजस्थान की जो मरुभूमि है उसको हम हरितिमा में परिवर्तित कर सकते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तथा प्रति भूमि का अंश लगभग 25.8% रहा है, अर्थात 1/4 भाग है भूमि का वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और प्रति भूमि के रूप में है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि राजस्थान में विस्तृत और गहन दोनों प्रकार की कृषि की संभावनाएं विद्यमान हैं। विस्तृत खेती का मतलब है कि उसके अंतर्गत हम भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जबकि गहन कृषि का मतलब है कि भूमि यथावत है, उसमें हम पूंजी और श्रम की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की कृषि की संभावनाएं विद्यमान हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि राज्य में जो कार्यशील जोत हैं उनका वितरण काफ़ी असमान है। 1 हेक्टेयर तक की जोतें लगभग 32% है, मतलब करीब 1/3 जो जोत है वो केवल 1 हेक्टेयर तक की है, लेकिन उनके अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो केवल 4.2% भाग ही है, अर्थात क्षेत्रफल काफ़ी कम है और जोतों की संख्या काफ़ी अधिक है। जबकि 10 हेक्टेयर से ऊपर की जोतें लगभग 7.9% है और इनके अंतर्गत 39.5% क्षेत्रफल समाया हुआ है, अर्थात 40% क्षेत्रफल इनके अंतर्गत शामिल हैं, लेकिन इन जोतों में केवल 8% जोतें शामिल हैं। और 2001 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार घटकर 3.65 हेक्टेयर पर आ गया है, अर्थात जोतों का जो औसत आकार है वो परिवर्तित होता रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में फसलों के ढांचे का क्या अभिप्राय रहा है। फसलों के ढांचे से मतलब फसल चक्र प्रतिरूप भी से कहते हैं। उसका मतलब ये है कि एक निश्चित समय अवधि के लिए बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में वैकल्पिक निर्णय लेकर प्रत्येक फसल के बोए जाने वाले भू क्षेत्र का निर्धारण करने से है। अर्थात सिंपल शब्दों में कहें तो हम ये देखते हैं कि किसानों द्वारा अलग अलग फसलों के बोए जाने वाली भू क्षेत्र का निर्धारण करना ही फसल ढांचा या प्रतिरूप कहा जाता है। अर्थात कितना क्षेत्रफल में दाल बोई जा रही है, गेहूँ बोए जा रहे हैं, कितने क्षेत्रफल में क्या चावल बोए जा रहे हैं, मक्का बोए जा रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? फसल प्रतिरूप के अंतर्गत आता है।
तो हम लोग लगभग 50 वर्षों में राजस्थान की फसलों के ढांचे को देखें तो इस बात पर देखते हैं कि काफ़ी इसमें परिवर्तन आ गया है। जो अनाज फसलों की प्रधानता थी उसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। पहले 56% भाग है कुल कृषि क्षेत्र का, वहाँ अनाज की फसलें बोई जाती थी और अब ये घटकर लगभग 40% हो गया है। इसी प्रकार से फसलों में दालों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि इनके सापेक्षिक क्षेत्र में कमी आई है, लेकिन करीब 20% भाग पर दाल बोई जाती है। और खाद्यान्न फसलों का कृषि में अभी भी प्रमुखता है, अर्थात करीब 7% जो भाग है कृषि क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। इसी भांति तिलहन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तिलहन फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तिलहन फसल में हम तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सोयाबीन आदि को लेते हैं और इनके अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। इसी भांति कपास के अंतर्गत भी क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। कपास और रुई के चूंकि मूल्य बढ़ रहे हैं, इसलिए किसानों को कपास की फसल बोने का प्रोत्साहन मिला है। और जैसे अन्य फसल गन्ना, साग सब्जी, मसाले, ग्वार, चारा आदि का क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक ट्रेंड देखी है कि जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, जो फसल प्रतिरूप है, उसमें योजना काल में क्या परिवर्तन आया है। तो हमने देखा कि दाल, तिलहन आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। अनाज में क्षेत्रफल कम हो रहा है, लेकिन खाद्यान्न अभी भी प्रमुख फसल के रूप में विद्यमान हैं। इसी भांति कपास, गन्ना आदि के अंतर्गत भी क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि राजस्थान में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। तो आप लोग देखिए, इसके अंतर्गत एक तो राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया था ताकि दालों के विकास को प्राथमिकता मिल सके। इसी प्रकार से राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत जो तिल है उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी योजनाओं का किया गया था। विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना भी शामिल की गई थी ताकि खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। सिंचाई के विस्तार व जल प्रबंधन के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ताकि कृषि में सिंचाई की व्यवस्था हो सके और कृषि की उत्पादकता बढ़ सके। इसी भांति किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज, खाद और कीटनाशक आदि कृषिगत जो भी आगत है उनकी पूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि किसानों की आय बढ़ सके, उनकी लागत निकल सके और उनका जीवन स्तर भी उच्च हो सके और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी किसानों की समृद्धि की वजह से गति मिल सके। और बागवानी, पशुपालन, साग संग्रहण आदि के विस्तार पर भी जोर दिया गया ताकि कृषकों की सहायक आय भी बढ़ सके। कृषकों के कल्याण का प्रशिक्षण किया गया, प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ताकि उनको ये मालूम चल सके कि कैसा बोना है, कितनी खाद देनी है, कितना जल देना है, कौन से कीटनाशक का उपयोग करना है, उन सब से उनको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई। हरित क्रांति के अतिरिक्त श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया जो दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित थी। इसी भांति नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित थी। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण तथा स्वर्णिम क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन फल व सब्जी के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी। सूखी खेती के विकास को बढ़ावा दिया गया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान शुष्क प्रदेश है, ड्राई एरिया है, तो यहाँ ड्राई फार्मिंग को प्रोत्साहित किया गया ताकि किसानों की आय बढ़ सके। इसी प्रकार से जोधपुर में काजरे की स्थापना की गई जो कि नए नए शुष्क खेती के अंतर्गत क्या क्या फसलें उत्पादित हो सकती है उन सब का अनुसंधान खोज करते हैं और किसानों को उनसे अवगत कराते हैं। तो ये बहुत सारे कदम उठाए गए ताकि हमारा कृषि विकास है वो कृषि का विकास हो सके और कृषकों की समृद्धि बढ़ सके और राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी विकास की गति पकड़ सके। तो आज मैंने आप लोगों को कुछ हद तक इस कृषि के बारे में बताया है। अगले क्लास में भी हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।